हम बहुत गरीब थे। मेरी माँ ने अच्छा सोचकर मेरा विवाह एक अमीर परिवार में कर दिया। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति कमरे में आते ही मुझे जबरदस्ती खींचकर अपने छोटे भाई के कमरे में छोड़ आए। फिर मेरे देवर ने पूरी रात मेरे साथ। मेरा नाम रत्ना है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में तय हुई है। 2 महीने बाद ही मेरी शादी रमन के साथ होने वाली है। मेरी माँ को वह लड़का बहुत पसंद आया था, इसलिए वह मुझे हमेशा कहती थी, रत्ना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि इतनी अच्छे परिवार में तेरी शादी तय हुई है। मेरे पिताजी का देहांत तब हो गया था जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। इसलिए माँ ने ही बहुत मुश्किलों से मुझे पाला पोसा। रिश्तेदारों से थोड़ी बहुत मदद लेकर वह मेरी शादी अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके कुछ पैसे जमा करती रहती थी ताकि शादी के दिन खूबसूरत लग सकूं। मेरे ससुराल में केवल 3 लोग हैं, मेरी सास, मेरे होने वाले पति और उनका छोटा भाई। ससुर का बहुत पहले ही निधन हो चुका है। सभी लोग मेरे ससुराल की बहुत तारीफ करते थे। खासकर मेरे पति और उनके परिवार के बारे में सब कहते थे कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। देखते देखते मेरी शादी का दिन आ गया। मैं पार्लर से मेकअप करवा कर उस लॉज में पहुंची जहां शादी का इंतजाम किया गया था। मेकअप के कारण मैं बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर बाद बारात लेकर लड़के वाले शादी के लॉज में पहुंच गए। फिर सब रस्मों के बीच हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सबके खाने पीने का कार्यक्रम पूरा होने पर मेरी विदाई का समय आया। उस समय मैं माँ को कसकर पकड़कर बहुत रो पड़ी, क्योंकि मुझे माँ को छोड़कर एक नए माहौल में हमेशा के लिए जाना था। उसके बाद सब लोग मुझे ससुराल ले गए। वहां पहुंचकर मुझे सासू माँ के कमरे में बैठाया गया और कई सारी रस्में करवाई गईं। उनमें से कुछ रस्मों के बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन बाकी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। सारी रस्में पूरी होने के बाद मुझे उस कमरे से निकालकर मेरे पति के कमरे में ले जाया गया। कमरा पहले से ही फूलों से बहुत सुंदर सजाया गया था। फिर मुझे पलंग पर बैठाकर मेरे सिर पर घूंघट डाल दिया गया। पूरे दिन की थकान के कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया, फिर भी मेरे पति का कोई पता नहीं था। एक और अजीब बात ये थी कि पूरे दिन में मेरे पति ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी और न ही मैंने उन्हें किसी और से बात करते सुना। इसी तरह चुपचाप बैठे बैठे न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैं चौंककर इधर उधर देखने लगी, कमरे में कोई नहीं था। फिर जब मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, तब तो जैसे मेरी आंखें फटी की फाटी रह गईं, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजे पर मेरे पति और उनके साथ एक महिला खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बार बार अपना सिर खुजला रही थी। उस महिला को अपने पति के साथ देखकर मैं हैरान रह गई और उनके पास चली गई। मुझे देखते ही वो महिला घबराकर मेरे पति के पीछे छिप गई, जैसे मुझसे बहुत डर गई हो। मैंने अपने पति से पूछा, रमेन, यह महिला और यह सब हमारे कमरे में क्या कर रही है? तब रमेन ने उस महिला को अपने पास खींचकर कहा, यह मेरी पत्नी है और तुम इसे अपनी तरह सुंदर बनाकर तैयार करो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज ही मेरी शादी हुई थी और मेरे पति एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला को अपनी पत्नी कह रहे थे और उसे मेरी तरह सजाने को कह रहे थे। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पति से कहा, रमेन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यह महिला तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? तुम्हारी पत्नी तो मैं हूँ। आज ही तो सबके सामने तुमने मुझसे शादी की है और अब तुम चाहते हो कि इस महिला को सजाकर मेरी जगह बैठा दिया जाए। मेरी बात सुनकर रमेन गुस्से में बोला, मैंने कहा ना, यह मेरी पत्नी है। तुम इसे अपने जैसी सुंदर बनाकर तैयार करो और इस कमरे में बिठाओ। उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आज ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ मेरी शादी की थी। अगर मेरी तलाक हो जाती तो मेरी माँ तो जैसे जिंदा लाश बन जाती। मेरी माँ ने जीवन भर सिर्फ दुख ही झेले हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ फिर दुख या तकलीफ पाए, इसलिए मैंने रमेन की बात मानकर सिर झुका लिया। फिर मैं उस मानसिक रूप से अस्थिर महिला को बाथरूम में लेकर गई और उसे तैयार करने लगी। मैंने उसे अपनी बनारसी साड़ी पहनाई, वही साड़ी जो मेरी शादी में ससुराल की ओर से मुझे उपहार में मिली थी।
और मैं खुद उस महिला के फटे हुए कपड़े पहनकर मन ही मन रोने लगी। फिर मैं उस महिला को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उसे सुंदर तरीके से मेकअप करने लगी। मेरे पास जितने गहने थे सब उसे पहना दिए। जो महिला अभी तक अस्त व्यस्त लग रही थी, सजने संवरने के बाद अब सुंदर दिखने लगी। गहने पहनते ही वो महिला बहुत उत्साहित हो गई। वह बार बार आईने में खुद को देखकर ताली बजा रही थी। उसे पूरी तरह तैयार करने के बाद मैंने अपने पति की तरफ इशारा किया। तब मेरा पति उठकर उस महिला के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर रमेन ने इशारे से मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं रोते रोते कमरे से बाहर निकल गई। मुझे देखकर कोई यह कह भी नहीं सकता था कि कुछ ही समय पहले मेरी शादी हुई है। मुझे देखते ही कोई भी मुझे पागल समझ लेता। मैं इस घर में नई थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को कहाँ जाऊं। कोई रास्ता ना पाकर मैं दरवाजे के सामने ही बैठ गई, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे कमरे में जाती तो सब यही कहते कि शादी की पहली रात ही पति ने मुझे कमरे से निकाल दिया। अपमान और तलाक के डर से मैं चुपचाप अपने पति के दरवाजे के सामने बैठी रही। दुख के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बस यूं ही चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद बरामदे में किसी की आहट सुनकर मैंने देखा कि मेरा देवर आ रहा है। मुझे वहां बैठे देखकर वह घबरा गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। मेरा चेहरा घूंघट और उन पुराने कपड़ों के कारण ढका हुआ था, इसलिए शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। और मैं भी कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा कहने पर मेरा ही अपमान होता। मैं वही लड़की थी जिसे शादी की पहली ही रात उसके पति ने कमरे के बाहर निकाल दिया था। शायद उसने मुझे उसी मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला समझा, इसलिए वह मुझे खींचते हुए स्टोर रूम में ले गया और एक रस्सी से बांध दिया। फिर मैं हैरान रह गई जब देखा कि उसने मेरे लिए सूखी रोटी, सब्जी और कुछ दवाइयाँ लेकर आया, जो शायद उस महिला के लिए थीं। लेकिन मैं ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खा सकती थी, क्योंकि मैं कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला नहीं थी। रस्सी से मेरे पैर बंधे हुए थे, लेकिन दोनों हाथ खुले थे। उसने मुझे वह रोटी खाने को कहा। मैं जल्दी से सिर झुकाकर मना करने लगी। जैसे ही मैंने सिर झुकाया, मेरा चेहरा ढंकने वाला कपड़ा गिर गया। मेरे देवर ने मुझे देखा और चौंक गया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह मैं हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम इस हालत में क्यों? मैं रोते रोते उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। फिर उसने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भैया की बात सुनकर उस मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को अपनी जगह बिठाया और कमरे से बाहर निकल गई। ये सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारे भैया मुझे तलाक देने और इस घर से बाहर निकालने का डर दिखा रहे थे, और अगर मुझे तलाक मिल गया तो मेरी माँ तो जैसे जीवित लाश बन जाएंगी। फिर मेरे देवर ने मेरे पैरों की रस्सी खोल दी और मुझे पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे स्टोर रूम से निकलकर एक और कमरे में चली गई, जहां मेरी सास सो रही थी। मेरे देवर ने मेरी सास को उठाकर सारी बात बताई। ये सुनकर मेरी सास ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ तो है। मैं समझ रही थी कि वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी सास से सीधे सवाल किया, उस महिला के बारे में जिसके लिए मुझे अपने कमरे से बाहर आना पड़ा। तब मेरी सास ने मेरे देवर को बाहर जाने का इशारा किया। जब मेरा देवर बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठाया और बताया, वह मेरी दोस्त की बेटी है। उसके बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया, इसलिए मैंने उसे इस घर में लाकर अपनी बेटी की तरह पाला। वे तीनों साथ बड़े हुए हैं। रमेन के साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। मेरी सास ने आगे कहा, उस मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की का नाम अनन्या है। जब वो बड़ी हुई तो मैंने उसे शादी के लिए लड़के देखने शुरू किए, लेकिन अनन्या ने कहा कि वह किसी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इस पर मैं खुश हुई और उसी लड़के के साथ अनन्या की शादी तय कर दी। लेकिन जब ये खबर रमेन ने सुनी तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अनन्या किसी और से प्यार करती है और कहता था कि अगर शादी करनी है तो केवल अनन्या से करनी चाहिए। ये सुनकर मेरी सास अंदर ही अंदर खुश हुई, क्योंकि वह भी अनन्या को बहुत पसंद करती थी। लेकिन जब अनन्या ने सुना कि रमेन उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो अनन्या सीधे मना कर देती है। ये सुनकर रमेन का दिल टूट गया और वो व्यापार के काम के लिए बाहर चला गया। अनन्या की इस बात से मेरी सास को थोड़ी बुरी लगी, फिर भी उन्होंने अनन्या की शादी धूमधाम से करवा दी। रमेन इतना दुखी था कि वो अनन्या की शादी में भी नहीं आया।
अनन्या शादी के केवल 2 महीने बाद ही वापस आ गई, क्योंकि वहां रहकर वह मानसिक रूप से परेशान हो रही थी और उसके पति ने उसके सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इसके बाद उसे कोई नहीं मिल सका। बाद में पता चला कि अनन्या और उस लड़के की ऑनलाइन पहचान हुई थी, यानी वह लड़का एक फ्रॉड था जिसने पैसे की लालच में फ्रॉड शादी की थी। अनन्या उस समय गर्भवती थी। ये सुनकर अनन्या दुख में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यवहार करने लगी। फिर जब उसका बच्चा गर्भ में नष्ट हो गया तो अनन्या पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान हो गई। ये खबर सुनकर रमेन तुरंत फोन पर घर आया और अनन्या की देखभाल करने लगा। उसने अनन्या को अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि शायद अनन्या पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके पास एकमात्र संभावना है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, यदि वह दोबारा सही तरीके से संभाला जाए तो शायद ठीक हो सके। ये सुनकर रमेन अनन्या की शादी और उसकी देखभाल में व्यस्त हो गया। तब मेरी सास ने उसे अपने तरीके से संभालकर किसी तरह घर में रोक लिया। इस तरह 1 साल बीत गया, लेकिन अनन्या में कोई सुधार नहीं दिखा, इसलिए मेरी सास को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर अनन्या 1 साल में ठीक नहीं हुई तो क्या ऐसी गारंटी है कि शादी के बाद वह ठीक हो जाएगी। अनन्या बहुत मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसके पास कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कई बार तो उसने काटने की कोशिश की और जैसे ही मौका मिलता घर से भागने की कोशिश करती। इसलिए हमें उसे रस्सी से बांधकर रखना पड़ा। रमेन की सारी कोशिशों के बावजूद 1 साल बाद भी अनन्या ठीक नहीं हुई। तब पूरे घर वालों ने मिलकर रमेन को समझाया, क्योंकि सबको लगता था कि शायद अगर रमेन ने शादी कर ली तो अनन्या का प्रभाव उसके मन से कम हो जाएगा। मेरी सास हमेशा चाहती थी कि रमेन शादी करके खुश रहे, लेकिन रमेन ने अनन्या को अपने पुराने जीवन की याद दिलाने के लिए अपनी ससुराल के कमरे में ले गया, यह कोई नहीं जानता था। सास के मुंह से ये सब सुनते ही मैं जैसे कर्तसी महसूस करने लगी, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के से शादी दी गई थी जो पहले से किसी और को प्यार करता था। शायद हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ यह सब किया जा सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सब भेदभाव और असहाय स्थिति में मेरा मन अंदर से फूट रहा था। तब मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे के दरवाजे के सामने गईं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि अनन्या नई साड़ी और गहने पहने सो रही थी और बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। बिस्तर पर बैठकर रोते हुए अनन्या ने मुझे देखकर अपने हाथों से मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। जब रोना थम गया तो मेरी सास ने रमेन को समझाना शुरू किया कि उसने मेरे साथ क्या क्या अन्याय किए। इसके बाद रमेन मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया और मुझसे माफ़ी मांगी। फिर मेरी सास ने सो रही अनन्या को उठाकर समझाया और अपने पास ले गईं। वे जाने के बाद रमेन फिर मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए ये समझाने लगा, जो मैंने पहले अपनी सास से ही सुन रखा था। मैं समझ गई कि रमेन शादी करना नहीं चाहता था ताकि वह अनन्या की देखभाल कर सके और उसे ठीक कर सके और फिर उससे शादी कर सके। लेकिन घर के सभी लोगों ने उसे जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवा दी। जब रमेन ने अपना दुख मुझसे साझा करना शुरू किया तो मैंने उसे कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। और यह सब बातें न तो मैं अपनी माँ से कह सकती थी और न ही किसी और से। मैंने उस घर में अनन्या के साथ अपनी बहन की तरह व्यवहार करना शुरू किया। उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगी। इस वजह से घर के सभी लोगों के साथ साथ रमेन के मन में भी मेरे लिए जगह बन गई। मेरे पति मुझे सामने मीठी मीठी बातें करके यह जताते थे, लेकिन अनन्या की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। दवाइयां बदलकर भी देखा गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। फिर भी रमेन चाहता था कि अनन्या ठीक हो, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाती थी। धीरे धीरे अनन्या की स्थिति और खराब होती गई और अब वो पूरा दिन बिस्तर पर ही रहती है। मैंने रमेन से कहा कि उसे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले चलें। जब हम उस डॉक्टर के पास गए और चेकअप करवाया तो डॉक्टर की बात सुनकर हम सब स्तब्ध रह गए। डॉक्टर ने बताया कि अनन्या के शरीर में धीरे धीरे कैंसर फैल रहा है। जिंदगी उसके लिए अब बस कुछ ही दिनों की बची थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और उसके कैंसर का इलाज करवाते रहे। इतनी इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही अनन्या हम सबको दुख देकर इस दुनिया से चली गई। उस लड़के पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, जिसकी वजह से अनन्या की ये हालत हुई। वो लड़का दुनिया में कहीं भी हो, वो कभी खुश नहीं रह सकेगा।
अगर उसने लालच के कारण अनन्या की जिंदगी से खिलवाड़ न किया होता तो आज अनन्या अपने बच्चे और परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन जी रही होती। लेकिन हम जो सोचते हैं वह हमेशा नहीं होता। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होता है। अनन्या के साथ भी वही हुआ। उसका दुख हम जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। अब अनन्या नहीं रही, इसलिए रमेन की जिंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। धीरे धीरे रमेन के मन से अनन्या का प्रभाव कम हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी उसे अनन्या की याद आती है। अनन्या उसका पहला प्यार थी और रमेन ने उसे शादी के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अनन्या के भाग्य में वह नहीं लिखा था। रमेन ने समझ लिया कि विधाता ने किसके साथ किसकी जोड़ी बनानी है वही उसे मिलेगी। शायद विधाता ने रमेन और अनन्या का जीवन एक साथ लिखा ही नहीं था। अनन्या की मृत्यु के 2 महीने बाद ही रमेन ने मेरे साथ नया जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हुई और एक बेटी का जन्म हुआ। रमेन ने हमारी बेटी का नाम अनन्या रखा और जब भी वह उसे देखता रमेन का मन खुशियों से भर जाता। लेकिन हमारे मन के अंदर आज भी अनन्या जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।